ये स्क्रीन शेयर हुई है आपसे? यप। अच्छा, चलें। पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम निहाल अहमद है और मैं तकरीबन 5 महीने हो गए फोलियो 3 में मुझे। और जब मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो शाब ब्लॉकचेन में पढ़ रहा था पहले से ही। और शाब भाई ने मुझे और इंकरेज किया इसको पढ़ने के लिए, और कहा कि भाई तुम सेशन भी लो, दूसरों को ही सिखाओ। तो आज शाब भाई की काविश से मैं यहाँ पे आपके लिए सेशन ले रहा हूँ। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम ब्लॉकचेन, वेब 3 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे जहनों में यही सवाल आता है, यार क्यों कर रहे हैं इसको हम, क्या है ये, और इसका पर्पस क्या है। असल चीज़ जो है पर्पस है, जो पर्पस हमें समझ नहीं आ रहा। तो आज इन्हीं सारे बज़वर्ड्स को हम देखेंगे। तो बात करें अगर ब्लॉकचेन, वेब 3, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के पर्पस की, तो इन सब का एक एक ही पर्पस है। वो है ट्रस्ट मिनिमाइज एग्रीमेंट्स एंड अनब्रेकेबल प्रोमिसेस। ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, बस अलग अलग लिखा गया है। जब 2013 में सतोशी नाकामोटो ने अपना ब्लॉकचेन का पेपर रिलीज किया था बिटकॉइन के ऊपर, तो जो उसकी समरी थी, जो मेन पॉइंट था उसका, वो ये था कि हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट इन ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट। यानी उसके मुताबिक इंसान जो है भरोसे के लायक नहीं है, और जो है हमें किसी तरह मैथमेटिकल ट्रस्ट क्रिएट करना होगा लोगों के दरमियान, ताकि जो है तजाद ना आए कहीं पे भी। अब ट्रस्ट मिनिमाइज्ड, तो लग रहा है कि यार ट्रस्ट तो मिनिमाइज्ड हो रहा है। तो ट्रस्ट मिनिमाइज से मतलब है कि ह्यूमन के दरमियान ट्रस्ट मिनिमाइज करना। और अनब्रेकेबल प्रॉमिस, जो गोरे होते हैं, जैसे हम अगर वादा करते हैं एक दूसरे से तो हम हाथ मिलाते हैं, और गोरे जो है एक दूसरे से वादा करते हैं तो वो इस तरीके से पिंकी स्वेयर करते हैं। तो ये है पर्पस, अनब्रेकेबल प्रोमिसेस एंड ट्रस्ट मिनिमाइज एग्रीमेंट्स। यही पूरी होल ब्लॉकचेन का पर्पस है कि किसी तरह ट्रस्ट को मेंटेन करना लोगों के दरमियान, ऐसे एग्रीमेंट्स और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना जिससे ट्रस्ट कायम रह सके। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट साइन करते हैं, उन्हीं के ऊपर चल रहे होते हैं। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसको पैसे देते हैं और हम उस पर ये ट्रस्ट करते हैं कि उन पैसों में वो चीज़ हमें सही देगा। हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करते हैं और उसके नतीजे में हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है सही आएगी, कोई इसमें ख़तरा नहीं होगा, कहीं वो बीच बीच में चली नहीं जाएगी। और अगर जाएगी भी तो उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े जायंट्स होते हैं वो हमें ये कोई भी उसके ऊपर वो नहीं करते, रिलीफ नहीं देते। इंश्योरेंस में हम मंथली पे कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में वो हमें कुछ नहीं पे करते, बकौल ऑथर के जो लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे। लेकिन खैर, इंश्योरेंस वाले बिल वगैरह हमारे कवर करते हैं। इसी तरह जब हम अपने पैसे बैंक्स में रखते हैं तो हम बैंक वाले पे ये ट्रस्ट करते हैं कि बैंक्स जो हैं वो हमें उसके बदले में हमारे पैसे उनके पास सेफ रहेंगे। अच्छा, और क्या है, जब हम कोई लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, किसी भी किस्म की लॉटरी होती है, कोई भी, आपने स्कीम्स देखी होंगी बहुत सारी, कि आप इतने की ये चीज़ ले लें और जो है कुरानदाजी होगी और उसमें आपका नाम आएगा तो आपको ये मिलेगा। तो उस पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं, जबकि उसके पीछे कोई कोई जीतने का कोई सीन नहीं होता। अच्छा, अब यही है कि हम किस तरह लोगों पे ट्रस्ट कर लें, क्या वो हमारा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे। हम जब किसी कार वाले से, कोई सेल्स पर्सन से हम कोई कार खरीदते हैं तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि भाई वो हमारे जितने पैसे ले रहा है उसमें हमें सही चीज़ देगा। बाद में 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उसमें इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है। हम कोई शर्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है भाई ये मशीन वॉशेबल है, और थोड़े दिनों बाद वो श्रिंक हो जाती है। इसी तरह इंश्योरेंस प्रोवाइडर अपने जो है प्रोमिस ब्रेक करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान हमसे बहुत सारे प्रोमिस करती है, और वो कितने पूरे करती है वो हम सब जानते हैं। तो जायंट्स जो हैं वो प्रोमिस अक्सर ब्रेक करते हैं, जो बड़े बड़े जायंट्स हैं। जैसे मैकडोनल्ड 90s का वाक़या है, मैकडोनल्ड्स का बहुत मशहूर,
कि उन्होंने एक लॉटरी निकाली और कहा कि भाई इस दिन ये लॉटरी खुलेगी, हर हर हफ्ते में या हर हर महीने में, और लोगों को पैसे मिलेंगे। बाद में जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि इसमें कोई जीतना तो था ही नहीं, और इससे इन्होंने बिलियन डॉलर जमा किए थे मैकडोनल्ड्स वालों ने, और वो सब का सब लोगों का पैसा था। अच्छा, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो बैंक्स जो हमसे प्रॉमिस करती है कि वो हमारे पैसे सेव रखेगी, वो भी इस प्रॉमिस में नाकाम हो गई। रॉबिनहुड ये स्टॉक मार्केट कंपनी है, ये लोगों ने स्टॉक्स इसमें से लिए हुए थे, और कोई ऐसा वाकया हुआ, कुछ इन पे दबाव आया तो इन्होंने सारे के सारे स्टॉक होल्ड कर लिए, और कुछ ही स्टॉक्स जो थे वही इजाज़त थी कि आप वही बेच सकते हैं, हालांकि स्टॉक्स उनके नहीं हैं, लेकिन बस इजाज़त नहीं आपको। इसी तरह हाइपर इन्फ्लेशन आया जिम्बाब्वे में, लोग पैसों की बोरियां अपने साथ लेके जला रहे थे, किसी काम के नहीं थे उनके पैसे। इसी तरह हाइपर इन्फ्लेशन ब्राज़ील में भी आया, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं स्लाइड से, मैंने लिंक इसमें डाला हुआ है मज़ीद डिटेल्स के लिए। क्योंकि हमारी हिस्ट्री इसी तरह बहुत से जायंट्स के धोखेबाजियों से भरी हुई है, इस वजह से बहुत से संगीतकारों ने अपने अशार भी इसमें पेश किए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। ये तो हमें पता चल गया कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हमें जो है ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट बना के देंगे जिससे हमें लोगों के ऊपर कम भरोसा करना पड़ेगा, एक मैथमेटिकल बेस्ड भरोसा होगा उसके अंदर, और वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें हम एग्रीमेंट लिखते हैं, किसी किसी ना किसी किस्म का हम एग्रीमेंट ही लिख रहे होते हैं, और वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है। जब वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है, तो एक बार जब वो डिप्लॉय हो गया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो इम्यूटेबल होता है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल होता है, और जो भी चीज़ें हैं वो ओपन सोर्स होता है, उसको सब देख सकते हैं, उस एग्रीमेंट को कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता, ना उसको प्राइवेट किया जा सकता है, सब उस एग्रीमेंट को देख रहे होते हैं, तभी उससे आप इत्तेफाक करते हैं वो। अच्छा, अब हमें समझ नहीं आती यार इसे वेब थ्री क्यों कहते हैं। तो पहले बात करते हैं वेब वन की। जब वेब 1.0 आया था तो सिंपल हमें इंटरनेट के ऊपर सिंपल सी जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाया करती थी, और जब वेब टू आया तो हम सेंट्रलाइज, एक हमारे पास क्लाइंट होता था, एक सर्वर होता था, लेकिन जो सर्वर्स होते हैं हमारे पास वो सेंट्रलाइज होते हैं, जैसे गूगल का सर्वर, फेसबुक का सर्वर। तो जो भी डेटा है हमारा वो उनके पास सेव होता है, और वो उनको जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने फेसबुक को आपने देखा है क्या करते हैं वो हमारे डेटा के साथ। तो क्या होता है वेब टू में, क्लाइंट सेंट्रल सर्वर से कम्युनिकेट करता है। अब वेब थ्री के अंदर सेंट्रल सर्वर हट गया, सारे नोड्स हैं, यानी मैं अगर अपनी मशीन को चाहूँ तो मैं भी एक अपनी मशीन को नोड बना सकता हूँ। तो क्लाइंट अब डायरेक्टली किसी ना किसी नोड से कम्युनिकेट करेगा, और सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करेंगे। तो यही जो आर्किटेक्चर है, यही वेब थ्री की बुनियाद है, यही जो है ना वेब थ्री है, कि भाई सारे जो है नोड्स आपस में कनेक्ट हैं, और क्लाइंट जो है अब सेंट्रल सर्वर पे नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी नोड से जाके कम्युनिकेट करेगा। अच्छा, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं आगे। या तो आपके पास पेपर गारंटीड पेपर गारंटी होती है किसी ना किसी, हम जो लिखत पढ़त करते हैं, और अब जो है जो नए दौर का वो है एग्रीमेंट, वो है मैथमेटिकल बेस्ड, यानी एक मैथमेटिकल बेस्ड एग्रीमेंट साइन हो गया। अब आप कुछ भी कर लें वो चेंज नहीं होगा, उसे आपको पूरा करना ही है। इसके अंदर काउंटर पार्टी कभी भी मुकर सकती है पेपर बेस्ड में, इसके अंदर मुकरने का सवाल नहीं पैदा होता क्रिप्टोग्राफिक में। ये जो पेपर गारंटीड होते हैं वो पर्पसफुली फोर्सफुली जो है ट्रांसपेरेंट रखे जाते हैं, और जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर ट्रांसपेरेंट हम रख नहीं सकते। अगर हम ये सोचें कि अगर हम पाकिस्तान का जो मुल्क का खजाना है वही अगर हम ब्लॉकचेन पे ले आएँ, और वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, हमें पता हो कि भाई हम कितने रुपए जो है कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसी से बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। अच्छा, कंक्लूजन पे आते हैं।
तो हमने देखा कि ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वेब थ्री, ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? ये हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो है ट्रस्ट मिनिमाइज एग्रीमेंट्स एंड अनब्रेकेबल प्रोमिसेस। अच्छा, अब ये जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारी और भी दूसरी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने लगे हैं, जैसे सप्लाई चेन हो गया, और फाइनेंस हो गया, बड़ी बड़ी इदारे हो गए, मैनेजमेंट हो गया किसी भी उसका, कि भाई ऐसा डेमोक्रेटिक हमें जो है अपने मैनेजमेंट बनाना है, यानी कोई एक बंदा फैसला नहीं लेगा, बहुत सारे लोग मिलके फैसला लेंगे। तो इसके अंदर भी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब काम आ रहे हैं, जो तीन, आई थिंक, एक डाउस कहलाता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको मैनेजमेंट का बता रहा हूँ। एक डेफी है, वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। और एक एनएफटी के ऊपर आगे दुनिया जा रही है, गेमीफाई। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं जिसपे जो है ब्लॉकचेन ज़्यादा काम कर रही है: गेमीफाई, डाउस, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अच्छा, अब चूंकि हम लोग इंजीनियर्स हैं, तो हमें खूबियों के साथ साथ नुकसानात भी पता होने चाहिए, डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ब्लॉकचेन का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इनएफिशिएंट है, क्योंकि हमने डेटा रिडंडेंसी के ऊपर बहुत सारा काम किया है कि भाई डेटा का डुप्लीकेट नहीं बनना चाहिए। हमने इस पे पता नहीं कितनी किताबें लिख डाली हैं, एसक्यूएल के अंदर कितना जो है हमने उसमें काम किया कि डेटा किसी तरह रिडंडेंट ना हो। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा रिडंडेंट होता है, एक ही डेटा सारी नोड्स पे पड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट सोल्यूशन है। लेकिन जहाँ आपको ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जहाँ सिक्योरिटी की बात आ रही है, जहाँ फाइनेंस की बात आ रही है, तो वहाँ आपने जो है, वहाँ जहाँ पे आप जो है स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ हमें ब्लॉकचेन पे जाना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ हमें सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ हमारे पास सेंट्रलाइज सोल्यूशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये थी हमारी इसका सेशन। अभी मैं आपको जो है एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? आवाज़ आ रही है शाप भाई मेरी? Yeah, I think you explained very well. I think I don't have any question. ओके, तो चलें प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास रिमिक्स की आईडी है। इसके अंदर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं और इसी के अंदर डिप्लॉय भी कर सकते हैं। हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो आज स्मार्ट लॉटरी की ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सिंपल भी थी, और एज ए इनिशियल लेवल पे समझाने के लिए भी आसान है मेरे लिए, और थोड़ी सी रेलिवेंट भी है। अच्छा, ब्लॉकचेन जो है ना, वो बहुत सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जो भी आप उसके अंदर जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप जो भी आप उसके अंदर कंप्यूटेशन का काम करते हैं वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मैं डिप्लॉय करूंगा तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी मैं फंक्शन अगर कॉल करता हूँ तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब अगर हम ब्लॉकचेन, जो मेन ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स हैं, एक है मेन नेट, एक है टेस्ट नेट। टेस्ट नेट भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन नेट जो है ना वो एक ही है। उसके अंदर जो है असल हमारे जो है वो लग रही होती हैं, कॉस्ट लग रही होती है, यानी कोई भी मैं अगर उसके अंदर डिप्लॉयमेंट करता हूँ या कोई भी फंक्शन कॉल करता हूँ तो उसके अंदर मेरी मुझे उसके लिए पे करना है। कोई इथीरियम में या किसी भी कॉइन के अंदर मुझे अपनी गैस फीस उसके अंदर पे करनी होती है। तो हम डेवलपमेंट के दौरान तो वो इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें एक इंटरनल ब्लॉकचेन प्रोवाइड करती है। जैसे मैं अगर यहाँ दिखाऊं आपको, तो ये रिमिक्स वर्चुअल मशीन लंदन, रिमिक्स वर्चुअल मशीन बर्लिन, ये अपने पास एक वर्चुअल मशीन बनाती है, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर ब्लॉकचेन क्रिएट कर देती है, लोकल ब्लॉकचेन, जो बिल्कुल काम करती है, जो एग्जैक्ट ब्लॉकचेन के काम करती है, जो मेन ब्लॉकचेन है। तो हम डेवलपमेंट के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है हमें असल कॉस्ट ना देनी पड़े। अच्छा, यहाँ से मैं कोई भी फाइल्स वगैरह बना सकता हूँ। यहाँ से जो है मैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल कर सकता हूँ, और ये रिमिक्स लंदन और ये वीएम जो है मैं
लोकल डेवलपमेंट के लिए है। और जब मैं चाहूँगा कि भाई मैं जो है डायरेक्टली मेन नेट पे या टेस्ट नेट पे अपनी ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करूँ और अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करूँ, तो मैं इसमें जाऊँगा इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क। जब मैं इस पे जाऊँगा तो मुझे जो है अपने वॉलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेटामास्क का वॉलेट है। इसके अंदर देखें इथीरियम मेन नेट होता है और ये बाकी जो दूसरे हैं ये टेस्ट नेटवर्क है, रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क। लेकिन ये जो टेस्ट नेटवर्क हैं ये भी मेन नेट की तरह ही काम कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे नोड्स मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन हमें फिलहाल लोकली डिप्लॉय करना है, क्योंकि लोकली जो है वो थोड़ा फास्ट, मुझे पे नहीं करनी। जैसे अगर मैं इसमें जाऊँ ना, तो ये मुझे जो है 10 अकाउंट्स मुझे दे देता है और सबके पास 100 ईथर हैं। तो मैं इसमें आराम से जो है टेस्टिंग वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा, बात कर लेते हैं अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कि ये किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले हम, अच्छा सॉलिडिटी के वर्जन जो हैं वो, अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस लैंग्वेज में बन रहे हैं आजकल। सॉलिडिटी में बन रहे हैं, सॉलिडिटी, रस्ट एंड वाइपर। वाइपर आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो पाइथन फ्रेंडली है। और सॉलिडिटी जो है आई थिंक जावास्क्रिप्ट एंड फ्रेंडली है। अच्छा, सबसे पहले जो है हमें वर्जन डिफाइन करना होता है कि भाई हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सॉलिडिटी के किस वर्जन पे चलेगा, क्योंकि सॉलिडिटी के बहुत ज़्यादा वर्जन आ चुके हैं। और किसी ने किस वर्जन पे काम किया, किसी ने किस वर्जन पे। तो ये जो हम बता रहे हैं कि भाई 0.5.0 से लेकर 0.9 तक कोई भी कंपाइलर अगर आपके पास है तो ये उसमें कंपाइल हो जाएगा। इसके बाद जैसे हम क्लास डिफाइन करते हैं अपने ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, वैसे ही हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। सिंटेक्स भी वैसे ही, बस यहाँ क्लास लिखते थे, यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। और फिर कॉन्ट्रैक्ट का नाम, जिस तरह क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनता है वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक डेटा टाइप है हमारे पास एड्रेस। एड्रेस क्या करेगा कि जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर वो उसका एड्रेस असाइन कर देगा। जैसे अगर हमने ये एड्रेस का वेरिएबल बनाया तो जब हम इसके अंदर एड्रेस डालेंगे, और एड्रेस का क्या मतलब है, अकाउंट का एड्रेस। यानी जो भी बंदा किसी भी फंक्शन को कॉल करेगा तो वो उसके पास उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो उस एड्रेस को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, प्लेयर्स। अच्छा, लॉटरी का थीम ये है कि मुख्तलिफ लोग आएंगे, लॉटरीज खरीदेंगे। और जब मैनेजर को जो है अब कोई ना कोई विन करना है ना, तो मैनेजर एक फंक्शन कॉल करेगा जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली जो है वो रेंडमली चूज कर लेगा कि भाई ये बंदा विनर है, तो सारे पैसे ऑटोमेटिकली उसके पास चले आएंगे। मैनेजर खाली रखा गया है यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के लिए। अदरवाइज मैनेजर का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन तो कॉल करेगा ना। ये और अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये मैनेजर का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसके अंदर जो भी इस लॉटरी के अंदर हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी एरे आ जाएगी हमारे पास एड्रेसेस की। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या बता रहे हैं कि मैनेजर यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके अंदर आप मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास, और सेंडर जो है उसकी प्रॉपर्टी। यानी इसका क्या, अच्छा जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जैसे ही हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जो डिप्लॉय करने वाला बंदा है वही मैसेज डॉट सेंडर होगा। यानी अगर मैं इस एड्रेस से इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मैसेज डॉट सेंडर के अंदर ये वाला एड्रेस आएगा और ये मैनेजर के अंदर चला जाएगा। यानी मैनेजर कौन हो गया, जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस रिसीव फंक्शन में। रिसीव फंक्शन, अच्छा जो भी हमारे पास लेन देन, इथीरियम की लेन देन यानी पैसों की लेन देन की बात होगी जहाँ पे, वहाँ पे हम उस फंक्शन को या उस वेरिएबल को पेएबल बनाएंगे। पेएबल वर्चुअल मशीन को बताता है कि भाई ये जो फंक्शन है इसके अंदर या तो पैसे आएंगे या जाएंगे। अच्छा, अब जैसे हम इफ की कंडीशन लगाते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है
जैसे हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, इंटरनल, पब्लिक, प्राइवेट, इसी तरह एक्सटर्नल भी एक एक्सेस मॉडिफायर है। ये क्या करता है कि ये आपको ये इसका काम ये है कि कोई भी फंक्शन आप इंटरनली कॉल नहीं कर सकते, बाहर से कॉल कर सकते हो। यानी अगर मैं ये चाहूँ कि मैं ये रिसीव का फंक्शन ये गेट बैलेंस के फंक्शन के अंदर कॉल कर दूं तो नहीं कर सकता, ये करेगा एक्सटर्नल। अगर पब्लिक होता तो हर जगह कॉल हो जाता, इंटरनल होता तो ऐसे ही अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाता तो उसके अंदर हो जाता और इस फंक्शन के अंदर भी हो जाता। लेकिन एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि ये दूसरे किसी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं होगा, बाहर से इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये रिक्वायर का क्या मतलब है? ये सिंपल हमारे पास इफ, जैसे इफ एल्स की कंडीशन होती है, बिल्कुल इसी तरह रिक्वायर क्या बोल रहा है कि मैसेज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 ईथर। यानी जब भी इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, अच्छा ये भी बिल्ट इन फंक्शन है रिसीव, हम इसको कैसे कॉल करेंगे, ये जब हम इसको अभी करेंगे तो आपको दिखेगा। तो जैसे ही इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, क्या आप जो ये फंक्शन कॉल कर रहा है जो भी, क्या उसने हमें एक ईथर भेजा है। अगर भेजा है तो आगे जाने दो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये मैसेज, ये ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी, ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि भाई आप वन वन ईथर पे करो। चाहे अगर 1 से ज़्यादा भी करेगा तो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर 1 से कम करेगा तो भी ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी तो हम क्या कर रहे हैं, मैसेज डॉट सेंडर अगेन जो भी फंक्शन कॉल कर रहा है उसको इस एरे में पुश कर दो। ठीक है, जो भी हमें लॉटरी, समझ लेंगे लॉटरी खरीदने का फंक्शन है, जो भी लॉटरी खरीदेगा उसको हम ये प्लेयर्स की लिस्ट में डालते चले जाएंगे। और चूंकि वो हमें कुछ ना कुछ पे कर रहा है, इस वजह से हमने उसके ऊपर पेएबल लगाया हुआ है, एड्रेस को पेएबल बनाया हुआ है। और हमने यहाँ पर भी एड्रेस, ये समझ लें दोनों डेटा टाइप एक साथ ली है कि एड्रेस भी होना चाहिए और पेएबल भी होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं इस फंक्शन की गेट बैलेंस की। गेट बैलेंस पब्लिक है, यानी ये हर जगह कॉल हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पे व्यू का मतलब, अच्छा व्यू का मतलब ये होता है कि ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास ना, हम 3 तरह से जो है फंक्शन को लेते हैं। एक होता है व्यू, एक होता है प्योर, और एक सिंपली जो है पेएबल फंक्शन होता है। व्यू का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जो ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा मौजूद है उसको खाली रीड कर रहा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, व्यू ब्लॉकचेन डेटा रीड, ब्लॉकचेन के अंदर जो डेटा होगा उसको रीड करने के काम आएगा। प्योर, अगर फंक्शन की किसी फंक्शन के आगे लिखा हुआ है प्योर तो उसका मतलब है कि वो ना ब्लॉकचेन से रीड कर रहा है, नो रीड नॉर राइट ऑन ब्लॉकचेन। ना तो ब्लॉकचेन में रीड करेगा ना राइट करेगा। अच्छा, हम ये अलग से क्यों ले रहे हैं, ये इसकी वजह क्या है? जब भी हम ब्लॉकचेन में कोई चीज़ अगर हम राइट करेंगे ना तो हमें उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी जब भी हम उसके अंदर राइट करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटा हम उसमें राइट करने जा रहे हैं जो कभी मिट नहीं सकता। तो इस वजह से हमें उसमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जब हम इस फंक्शन के आगे व्यू लिख देते हैं तो कंपाइलर को पता चल जाता है हाँ भाई ये ऐसा फंक्शन है जिसमें ब्लॉकचेन रीड नहीं, राइट नहीं हो रही, खाली रीड हो रही है। तो रीड करने में कॉस्ट नहीं है, एक बहुत माइनर है, लेकिन राइट करने में अच्छी खासी कॉस्ट है। और प्योर, प्योर ना तो प्योर समझ लें मेरे पास मैंने अलग से ही ना यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है अलग से ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज भी किए और उनको यूज़ भी कर लिया मैंने। जैसे ये जो मेरे पास डेटा सेव हुआ था उसको मैंने यूज़ नहीं किया, तो ये प्योर फंक्शन हो जाएगा। यानी ना मैंने ब्लॉकचेन का डेटा मैंने ना रीड किया ना राइट किया। अच्छा, ये जो है ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं, जो मैंने बिल्कुल किसी भी फंक्शन के बाहर लिखे हैं, ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि ये वो वेरिएबल्स हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होंगे, यानी इसकी कॉस्ट होगी। जब भी मैं मैनेजर का अगर वेरिएबल चेंज करूंगा,
मैनेजर के अंदर डेटा राइट करूंगा तो मुझे इसकी कॉस्ट देनी है, प्लेयर के अंदर डेटा राइट करूंगा तो मुझे इसकी एक कॉस्ट देनी है। लेकिन व्यू के अंदर खाली हम रीड करते हैं। आप देखें इसके अंदर हमें क्या कर रहा हूँ, मैं खाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, मैसेज डॉट सेंडर क्या है, और मैनेजर ये मैं रीड कर रहा हूँ, मैनेजर ब्लॉकचेन के अंदर राइट हुआ है, तो मैं रीड कर रहा हूँ इसे। और यहाँ पे एड्रेस दिस का मतलब है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, उसका बैलेंस, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो बिल्टन है, कि इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस बता दो मुझे आप। अच्छा, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है कि ये जो फंक्शन है खाली कौन कॉल करेगा, अगर एड्रेस मैनेजर का है तो आगे जाने दो, अदरवाइज रिवर्ट कर दो और ये एरर प्रिंट करा दो, यू आर नॉट मैनेजर। यानी हमने इसमें ये कंडीशन लगाई है कि ये फंक्शन जो है खाली मैनेजर कॉल कर सकता है, और ये फंक्शन क्या बताएगा हमें, बैलेंस रिटर्न कर देगा। अच्छा, दूसरे फंक्शन जैसे कोई भी दूसरे फंक्शन होते हैं, उसके अंदर हम डेटा टाइप बता देना कि भाई ये कौन सी डेटा टाइप का फंक्शन है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई जैसे अगर मैंने यू एंड का फंक्शन बनाया तो मुझे पता है कि वो यू एंड की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह यहाँ पर जो है ना, डेटा टाइप ऐसे डिफाइन करते हैं फंक्शन की, रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो यू एंड की वैल्यू होगी, तो ये जो बैलेंस है वो हमारे पास यू एंड में है, तो यहाँ पे ये रिटर्न हो जाएगा जब भी कॉल करेंगे। अब ये क्योंकि हमें रेंडमली सेलेक्ट करना है तो ये रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल हुआ भाई, ये इंटरनल है, ये बाहर से कॉल नहीं हो सकता। ये व्यू है, ये व्यू क्यों है, क्योंकि हम इसमें कोई भी ब्लॉकचेन में डेटा राइट नहीं करा रहे, खाली रीड कर रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सबसे पहले इसको समझते हैं, ABI इंकोडेड पैक्ट, ये समझ लें एक कॉन्केटिनेटिंग फंक्शन है। ये सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ डाली हुई है सबको आपस में कॉन्केटिनेट कर देगा। ब्लॉक डॉट डिफिकल्टी, ये ब्लॉक भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे मैसेज एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसी तरह ब्लॉक भी एक वो है ग्लोबल वेरिएबल। डिफिकल्टी उसकी प्रॉपर्टी है, टाइम स्टैम्प की प्रॉपर्टी है, और पीरियड्स डॉट लेंथ तो हमारी एरे की लेंथ है। टाइम स्टैम्प क्या बताएगा कि भाई जिस वक्त आपने ये फंक्शन कॉल किया उस वक्त टाइम क्या है ब्लॉक का। और डिफिकल्टी, डिफिकल्टी सिंपल एक नंबर होगा जो बता रहा होगा कि जो सिंपली माइनर्स को बताता है कि भाई ये जो ब्लॉक है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में जाती हैं, और इस ब्लॉक का एक डिफिकल्टी लेवल होता है जो एक नंबर से रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर माइनर को बताता है कि अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे एक मिसाल ले लेता हूँ, अगर इसको मैं माइन करता हूँ ब्लॉक को, यानी इसको मैं कंप्यूट करता हूँ, तो इसकी डिफिकल्टी में मेरे पास मुझे इतना टाइम लगाना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे 1 घंटा लगेगा मुझे कंप्यूट करने में, या 2 घंटे लगेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल माइनर्स को ये बता रहा होता है। यहाँ पर हमने क्यों लिया है, यहाँ पे हमें इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे बस हमने ऐसे ही ले लिया कि इन तीन को कॉन्केटिनेट ताकि रेंडम फंक्शन बना सकें। और ये रेंडम भी ट्रू रेंडम नहीं है, इसको भी डिकोड किया जा सकता है, और इसके मजीद लोगों ने हल निकाले हुए हैं जो ट्रू रैंडम जिसे हम बना सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ये फंक्शन जो है इन तीनों को आपस में मिला देगा, ये तीनों समझ लें एक नंबर आ जाएंगे हमारे पास, ये इन तीनों को मिलाएगा। और ये किकैक 256 एक हैश फंक्शन है, ये इन तीनों को मिला के एक हैश जनरेट करेगा बाइट के अंदर, और फिर हम इस बाइट को यूएंड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं ये पिक विनर पे। ये पब्लिक फंक्शन है, यानी इसे कोई भी जो है, कोई भी नहीं बल्कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है कि भाई मैनेजर ही विनर को, पिक विनर को कॉल कर सकता है, अदरवाइज जो है यहाँ पे एरर हम लगा सकते हैं कि भाई नॉट नॉट अ मैनेजर। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमने क्या लगाई हुई है कि अगर प्लेयर्स की लेंथ 3 से ज़्यादा है तो ही आगे बढ़ो, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जाएगी और ये एरर आ जाएगा कि भाई प्लेयर्स जो है 2 से ज़्यादा होने चाहिए, यहाँ शुड बी मोर देन। अब यहाँ पे हम वही ऊपर वाला रैंडम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे समझ लें हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे हम एक एड्रेस का वेरिएबल बना रहे हैं जो कि पेएबल है, क्योंकि हमें इस विनर को पैसे देने हैं। रैंडम को हम प्लेयर्स डॉट लेन से
मॉड्यूल्स मॉड्यूलस ले रहे हैं ताकि जो भी नंबर हो वो हमारी रेंज के अंदर आ जाएगा। 3 पिलियर्स हैं तो 0 से 3 के अंदर हमारे रेंज के अंदर इंडेक्स आ जाएगा। हमने वो इंडेक्स लिया, विनर सेलेक्ट किया, और विनर डॉट ट्रांसफर एक बिल्टन फंक्शन है जो इथीरियम सेंड करने के काम आता है। अब गेट बैलेंस से क्या आ रहा था? गेट बैलेंस से कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस आ रहा था। जो भी हम पैसे डालेंगे एज अ प्लेयर लॉटरी के लिए, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेव हो रहे होंगे, और इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस वो हमें यहाँ से शो कर देगा। और यहाँ से हम इसका बैलेंस निकालेंगे और ट्रांसफर कर देंगे विनर को। और विनर को ट्रांसफर करने के बाद हमने एरे को दोबारा से खाली करना है, यानी हमने दोबारा से उसी नाम की एरे बना दी, ताकि जो है पिलियर्स उसमें से गायब हो जाएं, क्योंकि एक लॉटरी हमारी ख़त्म हो गई है। और हमने विनर को रिटर्न कर दिया कि भाई विनर का जो विनर जीता है उसका एड्रेस हमारे सामने आ जाएगा। इसके अंदर कोई सवाल? No, I think well explained. हाँ, चलें इसको जल्दी से डिप्लॉय कर लेते हैं, टाइम भी कम रही है। कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको कंपाइल, ये मेरा कंपाइलर्स के बहुत सारे वर्जन है, मैं यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर सकता हूँ। और हमने जैसे का देखा था कि हम 0.5 से 0.9 के दरमियान कोई भी वर्जन ले लेते हैं, तो 0.8.7 सबसे स्टेबल वर्जन माना जाता है, तो अभी हम इसी से इसको कंपाइल कर देते हैं। यहाँ पर कंपाइल हो चुका है, ये टिक का निशान बना हुआ आ गया। यहाँ पे हम अब देखें, ये मेरे पास इसने 10 एड्रेसेस दे दिए, मैं किसी से भी इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैं फिलहाल पहला एड्रेस ले रहा हूँ इसको डिप्लॉय करने के लिए। अब देखना, मेरे पास अभी 100 इथर हैं। जब मैं डिप्लॉय करूंगा इसे, तो ये मुझे बता रहा है कि भाई आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, यहाँ पे ग्रीन टिक बना हुआ आ रहा है एक। और यहाँ पे देखें, इसका जो बैलेंस है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि डिप्लॉय करने की कोई ना कोई गैस फीस होती है, तो वो मेरी गैस फीस थोड़ी सी कट गई, माइनर सी, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। अच्छा, अब इस आईडी का फायदा ये है कि ये हमें जो है बटन्स बना के दे देते हैं। ये आईडी का फायदा है, हमें डायरेक्टली बटन्स बना के दे देता है। हमें कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले अभी तो मैं मैनेजर हूँ, तो मैं गैलेंस अभी 0 है, किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैनेजर का एड्रेस आ रहा है कि भाई, अच्छा, जो भी हम पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे वो यहाँ पे इसका भी फंक्शन बना देता है, बटन बना देता है कि हम पब्लिक वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये मैनेजर का एड्रेस आ रहा है, क्योंकि इसी एड्रेस ने डिप्लॉय किया था फंक्शन को, कॉन्ट्रैक्ट को। मैंने इस एड्रेस से इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है कि भाई मैंने मैसेज डॉट सेंडर मैनेजर के अंदर आ जाए। तो जब मैं यहाँ से मैनेजर को कॉल करता हूँ, तो यही वाला एड्रेस वो दिखाएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए भाई इसका मैनेजर ये है, उसका एड्रेस ये है। अच्छा, अब हम इसके अंदर कुछ पिलियर्स ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये दूसरा पिलियर लिया मैंने, इसके पास 100 ईथर है। यहाँ से मैं ईथर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी छोटी करेंसी है, यानी ईथर से कम फिनी है, फिर गुए, ये वे है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम, बिल्कुल वैसे ही है। अब मैं इसको यहाँ पे 1 ईथ कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये 1 ईथ इस कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा, ये रिसीव फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये कॉल हो गया और ये ग्रीन टिक बना हुआ आ गया। अगर मैं मिसाल के तौर पे अब मैं कोई दूसरा एड्रेस ले लेता हूँ, तीसरा एड्रेस ले ले। अच्छा, पहले वाला इसका देखें, इसका भी कम हो गया, एक एक ईथर तो इसके कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, और कुछ गैस फीस कटी, इस वजह से ये 98.99 हो गया। अच्छा, अब तीसरा एड्रेस ले लेता हूँ, और इसमें मैं एक नहीं, मैं 2 ईथर भेजने की कोशिश करता हूँ। अब इस कंडीशन के मुताबिक आप देखें, ये 2 ईथर भी लेगा नहीं। ट्रांजेक्ट, ये देखें इसने क्या किया कि भाई खाली 1 ईथर पे करो। तो मैं दोबारा आ जाता हूँ, और मैं इसमें 1 ईथर ही डाल देता हूँ। एक और ले लेते हैं।
Hello, Nihal. I think you are on mute. सॉरी। हाँ, तो हम लोगों को पार्टिसिपेट करा रहे थे इस टिकट में। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फंक्शन कॉल करता हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। यहाँ पे ये हमारे पास एरे है प्लेयर्स का। यहाँ पे हम इंडेक्स देंगे तो हमें बता देगा भाई पहला प्लेयर कौन है। ये आ गया पहला प्लेयर। ये अच्छा देखें, जब मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया तो मेरे पास ट्रांजैक्शन कॉल नहीं हुई, खाली रीड डेटा हुआ, क्योंकि ये व्यू फंक्शन था। ये देखें यहाँ पे। लेकिन ये जो है असल ट्रांजैक्शन वाले फंक्शन थे, जिसमें हम पैसे की कोई ना कोई लेन देन कर रहे थे। अच्छा, दूसरे पर कौन है? दूसरे पे ये बंदा है, तीसरे पे ये बंदा है। चलें, तीन से ज़्यादा हो गया। अब हम इस अब जो है ना, मैं पिक विनर किससे कर रहा हूँ? मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है? मैंने अभी ये वाला एड्रेस सेलेक्ट किया हुआ है। अगर ये बंदा चाहे कि मैं भाई पिक विनर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये नहीं चलेगा, ये रिवर्ट हो गई। क्या बोल रहा है कि भाई आप मैनेजर नहीं हो, आप जो है ये फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें मैनेजर को ही बुलाना पड़ेगा। ये मैनेजर है हमारा फर्स्ट एड्रेस, हम देख भी सकते हैं कि ये C4 आ रहा है एंड में। और यहाँ पे C4 है हमारे मैनेजर के एड्रेस के एंड में। अब हम पिक विनर कॉल कर लेते हैं। पिक विनर वाली ट्रांजेक्शन हमारी आ गई है। अब अगर हम इस अरे हमने इसका बैलेंस पहले नहीं देखा था, चलें अगर दोबारा देखेंगे तो अब जीरो बताएगा, क्योंकि सारे के सारे जो इसके अंदर जितने भी ईथर्स थे वो सारे के सारे अब विनर को ट्रांसफर हो गए हैं। तो अब हमें जो विनर देखना है, तो विनर कौन है भाई? विनर कौन हुआ है? विनर का एड्रेस ये रहा, 0167F वाला, एंड में F2 आ रहा है। तो अब देख लेते हैं ये कौन है विनर। ये 0617। तो इसने रेंडमली आखिरी बंदे को पिक किया है लॉटरी विन विन करने के लिए। और इसका बैलेंस देखें कितना ज़्यादा हो गया। सबके पास इनिशियली 100 ईथर थे, और सबने कुछ ना कुछ लॉटरी में डाले, तो सबके कम हो गए हैं। और एट दी एंड जब ये जीत गया, तो इसके पास सारे के सारे ईथर ट्रांसफर कर दिए, तो इसका बैलेंस देखें ज़्यादा हो गया। तो ये हमारी सिंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लॉटरी थी। अच्छा, अब इसके अंदर भी कुछ वुनरेबिलिटीज़ हैं, जैसे रैंडम फंक्शन। रैंडम, ये ट्रू रैंडम नहीं है। कोई अगर अच्छा चालाक बंदा है तो वो रैंडम निकाल सकता है। तो इसके लिए हम चेन लिंक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पिक विनर है, ये मैनेजर कॉल कर रहा है, ये भी एक डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए दूसरी सर्विसेज हैं ब्लॉकचेन की, जो हम इस्तेमाल करके ये भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि भाई अगर इतने क्लियर हो जाए या इतना कुछ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली विनर कॉल हो जाए, किसी को कॉल करने ना पड़े। तो ये ट्रूली हम बना सकते हैं। और इसके अंदर हम स्क्रू सिस्टम बना सकते हैं, फंड रेजिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो जितनी भी फाइनेंस और जहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं तक था आज का सेशन। इसके अंदर अगर आपको कोई सवाल हो या आप कुछ भी आपके पास आइडियाज हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई सवाल? यार वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। मुझे तो बहुत मजा आया। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द ओपिनियन ऑफ द अदर। आई थिंक आई शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग बट